हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनआरए और सीईटी के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, क्या एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है वो भी सीईटी के अंडर होगा या नहीं होगा, कब से स्टार्ट होगा, 2021 का जो नोटिफिकेशन आना था एसएससी स्टेनोग्राफर का वो आएगा या नहीं आएगा, और भी पोस्ट के लिए आएगा या नहीं आएगा, उसके अलावा कि इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वेबसाइट कौन सी फॉलो करनी है, या फिर इसमें एग्जाम्स के बाद नॉर्मलाइजेशंस होंगे या नहीं होंगे, किस किस लेवल पे पेपर होंगे, ये सारे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आज इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि एनआरए या सीईटी क्या होता है। तो एनआरए का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक नेशनल लेवल की एजेंसी है जो कि कैंडिडेट्स के रिक्रूटमेंट से संबंधित है, यानी कि वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट पोस्ट्स हैं उनके लिए रिक्रूट करेंगे कैंडिडेट्स को और इसी का काम करेंगे। अभी ये काम क्या क्या करेंगे मैं आगे बताऊंगी, कुछ जो अभी डिसाइड हो चुका है उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोग ने बहुत ज्यादा सीईटी के बारे में सुना होगा कि सीईटी आने वाला है और उसी में एग्जाम होगा, वही एक कॉमन टेस्ट देना होगा। ये क्या है? सीईटी का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर मैं हिंदी में इसका जो सीधा अनुवाद करूं तो होगा सामान्य पात्रता परीक्षा। अभी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो पात्रता आपकी चेक होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका होता है, एलिजिबिलिटी जो आपकी चेक की जाती है वो अब एक ही कॉमन पेपर से चेक होगा। यानी कि अगर आप एक कॉमन टेस्ट देते हैं तो उसके बाद आप एक साथ कई एग्जाम्स के लिए या फिर कई पोस्ट्स के लिए अवेलेबल या फिर एलिजिबल हो जाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कौन कौन से वो पोस्ट हैं। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस अभी इसमें इंक्लूड की गई हैं, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती है, नॉन गेजेटेड और नॉन टेक्निकल, ये इसके जितने भी पेपर्स होते हैं, इसके जितने भी पोस्ट होते हैं, उसके लिए प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो एनआरए करवाएगी और उसका नाम रखा गया है सीईटी। तो अभी आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड किया गया है, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी। इसमें जो पोस्ट होते हैं जो ग्रुप बी के और ग्रुप सी के, इसमें नॉन गेजेटेड और नॉन टेक्निकल पोस्ट्स, उनके लिए प्रीलिम्स एग्जाम एनआरए करवाएगी जिसका नाम होगा सीईटी। और जब आप इस एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में पास हो जाएंगे तो फिर आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि एसएससी में, आईबीपीएस में, आरआरबी में, उनके मेंस, उनका फिजिकल टेस्ट, उनका स्किल टेस्ट आप वहां पे दे सकोगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि एसएससी तो बहुत सारे ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम्स कराती है, आरआरबी बहुत सारे एग्जाम्स कराती है, आईबीपीएस भी कराती है, तो फिर कैसे एक ही एग्जाम में कैसे 10th लेवल वाला भी, 12th लेवल वाला भी और ग्रेजुएशन लेवल वाला भी एग्जाम देगा? तो देखिए, सीईटी 3 लेवल्स में होगी। फर्स्ट 10th लेवल वालों का होगा जिसमें 10th लेवल पे जो भी पोस्ट आते हैं, जैसे कि एमटीएस हो गया, जैसे कि आरआरबी का जो ग्रुप डी का हो गया, वो जो पोस्ट होते हैं वो 10th लेवल पे आएंगे। नेक्स्ट 12th लेवल का भी एग्जाम होगा, जैसे कि सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर, ये सारे जो पेपर्स हैं वो 12th लेवल में आएंगे। और फिर ग्रेजुएशन लेवल का भी एक एग्जाम होगा, कॉमन टेस्ट होगा, जिसमें कि आरआरबी जो आईबीपीएस के क्लर्क के जो जॉब आते हैं, पोस्ट आते हैं, उसमें भी ग्रेजुएशन मांगता है, वो भी होगा उसी में। और सीजीएल जो होता है एसएससी का, वो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में टेस्ट किया जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपका क्लियर होगा कि जो भी पोस्ट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में नॉन टेक्निकल और नॉन गेजेटेड 10th लेवल पे होते हैं वो 10th लेवल के सीईटी में पूछे जाएंगे, मतलब उसमें इंक्लूड किया जाएगा। 12th लेवल वाले 12th लेवल में रहेंगे और जो ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं वो ग्रेजुएशन वाले में रहेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि इसको बनाने की क्या जरूरत थी, एनआरए की क्या जरूरत थी, एक अलग से एजेंसी की क्या जरूरत थी, जब पहले से इतनी सारी एजेंसीज इंडिया में काम कर रही हैं। तो देखिए, काम तो कर रही हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि एसएससी का कैसा परफॉर्मेंस होता है। एक जॉब को फाइनलाइज होने में 2-2.5 साल का वक्त लग जाता है। ऐसा ही आरआरबी का भी है। आरआरबी भी फॉर्म्स तो बहुत फिल कराते हैं, उससे वो लाखों करोड़ों जो पैसे होते हैं वो कमा लेते हैं फॉर्म फिल करा
के, लेकिन फिर वो एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराते हैं। एग्जाम कंडक्ट कराए तो उसका रिजल्ट ही नहीं आता, उसका रिजल्ट कभी 3 साल बाद आ रहा है, बच्चे को पता भी नहीं रहता कि ये वाला भी मैंने फॉर्म फिल किया था या फिर एग्जाम दिया था। तो ये जो परफॉर्मेंस इनकी खराब है उसको थोड़ा सा सुधारने के लिए और थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए ये नेशनल एजेंसी बनाई गई है, जिसमें जो इनका जो पहला भार है यानी प्रीलिम्स का जो भार है वो कम कर दिया जाएगा। और आप देखो कि बहुत जैसे जो 12th लेवल के मान लीजिए एग्जाम्स हैं वो आप आरआरबी में भी अलग से देने जाते हो, आप एसएससी में अलग से देने जाते हो, आप आईबीपीएस में अलग से देने जाते हो। इन सारे जो अलग अलग जो बर्डन पड़ता है कैंडिडेट्स पे, अलग अलग सिलेबस का बर्डन पड़ता है, अलग अलग फॉर्म फिल करने का जो पैसे लगते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, ट्रैवल करने का पैसा लगता है, टाइम लगता है, इन सब को कम करने के लिए ये एक एजेंसी बनाई गई है जिसमें एक ही एग्जाम हो सके सारे अलग अलग लेवल्स पे और बच्चों को एक ही बार में सेलेक्ट किया जा सके। अब इस जो ये जो रूल है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं ऑब्वियसली। जैसे कि अब सरकार ने बनाया तो सरकार तो इसकी तारीफ ही करेगी कि कैंडिडेट्स को एक कॉमन टेस्ट मिलेगा जिससे उनको बहुत सहूलियत होगी। विमेन के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि हर सिटी में इसका टेस्ट कराया जाएगा तो विमेन को बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अपनी ही सिटी में एग्जाम दे सकती हैं। कई सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे जिससे विमेन हो या मेन हो दोनों को ही फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स के जितने पैसे जाते हैं फॉर्म फिल करने में वो भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो सिलेबस होता है, कई मतलब सेम लेवल का एग्जाम होता है लेकिन किसी में कुछ पूछा जाता है, किसी में हिंदी पूछी जा रही है, किसी में इंग्लिश पूछी जा रही है, किसी में मैथ्स पूछा जा रहा है, किसी में रीजनिंग पूछा जा रहा है। तो ये जो सिलेबस का फेरबदल है इसमें भी सहूलियत होगी कैंडिडेट्स को। तो ऐसे काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं जो इसमें गिनाए गए हैं कि आपका प्रीलिम्स लेवल का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अपना जो मेंस है या फिर आपका स्किल टेस्ट है या फिर आपका फिजिकल टेस्ट है वो सारे आप दे सकते हो। लेकिन साथ ही साथ इसके बहुत सारे कॉन्स भी हैं जो कि कैंडिडेट्स को पता है कि हाँ ये थोड़ा सा नुकसान वाला भी हो सकता है। अभी जैसे मान लीजिए कि एग्जाम जब फॉर्म फिल करना हुआ तो मुझे ऑप्शन मिला, अगर मैंने ग्रेजुएशन किया तो फिर मैं तो 10th लेवल वाला और ये वाला क्या कहते हैं 12th लेवल वाला और ग्रेजुएशन वाला सभी फिल कर दूंगी। अगर सबके लिए एक ही फॉर्म आता है तो अगर एक ही फॉर्म आएगा तो मैं सारे ही फिल कर दूंगी, मैं क्यों रुकूंगी। और अगर अलग अलग फीस ली जाएगी अलग अलग पोस्ट के लिए तो फिर ये कहाँ विमेन को सहूलियत या फिर मेन को या किसी भी कैंडिडेट को कहाँ सहूलियत हुआ। जैसे कि पहले भी हम लोग अलग अलग फीस सबमिट करते थे वैसे ही अभी भी फीस सबमिट करने पड़ेगी। इसके अलावा एसएससी में आपको पता है कि विमेन की फीस नहीं लगती है, तो अब इसमें क्या होगा, क्या विमेन की फीस नहीं लगेगी या फिर लगेगी, ये भी थोड़ा सा डाउट है। इसके अलावा ये कैंडिडेट्स को किस अनुपात में बुलाएंगे, कितने गुने बुलाएंगे इनके मेंस के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका शॉर्ट हैंड का आपको पोस्ट चाहिए, आपने फिल किया, फॉर्म फिल किया, बहुत सारे और लोगों ने फिल किया। 12th लेवल पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं और सारे ने ही स्टेनोग्राफर भी फिल किया, सीएचएसएल भी फिल किया और ऐसे ही बहुत सारे जितने भी पोस्ट हैं सबने सब कुछ फिल कर दिया एक ही बार में और उसका एग्जाम भी एक ही बार में हो गया। अब ये कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा कि शॉर्ट हैंड वाले जो है स्टेनोग्राफी वाले हैं उनका क्या कट ऑफ रहेगा, जो सीएचएसएल वाले हैं उनका क्या कट ऑफ होगा। और अगर सेम कट ऑफ रहता है तो इसका मतलब सेम बच्चे सारे एग्जाम में या तो पास हो रहे हैं या फिर सेम बच्चे सारे एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे अगर मैं सभी में पास हूं तो मैं सीएचएसएल के भी मेंस में चली जाऊंगी, मैं फिर स्टेनोग्राफर के भी मेंस में चली जाऊंगी। अब ये स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होता है उसमें ये कितने लोगों को एसएससी कितने लोगों को बुलाएगी। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 सीट्स हैं और बच्चे 500 पास हो गए पूरे कॉमन वाले टेस्ट में, तो इन 500 बच्चों में मान लीजिए 300 को तो शॉर्ट हैंड आती नहीं थी। एसएससी ने ये समझा कि 500 को यानी कि 5 गुना बुला रहे तो इसमें से 100 सीट्स तो आराम से भर जाएंगी। अब मान लीजिए 300 को तो बिल्कुल आती ही नहीं थी उनको, वो तो वैसे ही बाहर हो गए। जो 200 लोग बचे उसमें से सिर्फ 50 का ही अच्छा हुआ टेस्ट जो शॉर्ट हैंड का होता है, तो इससे क्या हुआ 50 सीटें भी बच गई, मतलब वो फिल भी नहीं हो पाई और जो
अगले बच्चे जो इसमें फेल हो गए थे सिर्फ कट ऑफ की वजह से, वो तो उनका तो 1 साल 2 साल बर्बाद हो गया। तो ये सारे जो लूप होल्स हैं इसमें, ये कैसे ये कवर करेंगे, कैसे इसको सही करेंगे, आई डोंट नो। तो ये सारे थोड़े से कॉन्स हैं। और ये सबसे बड़ा ये है कि जो एक पेपर में पास हो रहा है वो सारे पेपर में पास होगा, जो नहीं पास हो रहा है वो किसी भी पेपर में नहीं पास होगा। इसके साथ ही हर 6 महीने पे एग्जाम होगा, यानी कि 1 साल में 2 बार एग्जाम होगा। तो कई सारे बच्चे बहुत सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और उसके बाद ये कैसे कट ऑफ डिसाइड करेंगे, कैसे ये क्या करेंगे, आई डोंट नो। तो अभी तो मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, फॉर्मूला कुछ भी सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी वेबसाइट भी सामने नहीं है कि जिसपे हम देख सके। तो अभी सिर्फ र्यूमर्स हैं, और जो भी नेता मंत्री जो कुछ भी बात कर रहे हैं उन्हीं से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स होंगे, जिससे कैंडिडेट्स को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही जैसे जो भी प्रोज भी हैं उसको भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब अगर ये लागू हो ही चुका है, अगर एनआरए आ ही चुका है, तो फिर सीईटी पक्का से होगा। और अगर होगा तो फिर सिर्फ ब्लेम गेम खेलने का कोई भी फायदा हमें नहीं होगा। हमारा जो कर्तव्य है वो यही है कि पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, आईएएस में भी चेंज होते हैं, यूपीएससी में, पीएससी में, और हर जगह हर एग्जाम में पैटर्न्स कभी ना कभी चेंज होते हैं, और उसके बाद भी कैंडिडेट्स पास होते हैं। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको इस एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, और अपने आप को इसके एलिजिबल बनाना है, ताकि फर्स्ट टाइम में ही आपका ये एग्जाम क्लियर हो सके और आप किसी भी पोस्ट के सेकेंड राउंड के लिए जा सके। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि स्टेनोग्राफर इसमें ऐड होगा या नहीं होगा। तो अब तक जितनी मतलब बातें हुई हैं एग्जैक्टली तो मतलब कोई लिखित प्रमाण नहीं है इसका, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं उसमें ये सारे एग्जाम्स हैं जो इसके अंडर होंगे। तो इसमें स्टेनोग्राफर ऑब्वियसली है, और आपको भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ स्टेनोग्राफर ये एक ऐसा पेपर होता है जिसमें मैथ्स नहीं आती है, तो फिर सिर्फ उसका एग्जाम अलग से कराना एसएससी के लिए भी एक बर्डन होगा। और अगर एनआरए जो है या फिर उसके मेंबर्स जो भी हैं वो बोल देते कि स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम इसी से होगा, तो फिर आपको सीईटी का पेपर देना पड़ेगा। यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है, 99% चांस है कि जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम है वो भी सीईटी के ही अंडर होगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और अब बात करते हैं कि क्या 2021 का जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है वो आएगा या नहीं आएगा। अगर स्पेसिफिकली स्टेनोग्राफर की बात करूं तो देखिए जो सीटी है वो लागू होने का जो समय बताया जा रहा है वो मार्च 2022 बताया जा रहा है, मार्च 2022। तो अगर मार्च 2022 में डिसाइड हो चुका है कि सीईटी पूरी तरह से लागू हो जाएगा, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि 2021 का नोटिफिकेशन ये भेजेंगे, क्योंकि एग्जाम ऑब्वियसली 2022 में होना है। और अगर सीटी को आना ही है तो एसएससी इतना बर्डन नहीं लेगी और सीटी के तहत ही उसका स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम कराएगी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जिन भी पोस्ट का अभी 2021 में नोटिफिकेशन नहीं आया है, चांसेस है कि उसका नोटिफिकेशन अभी ना आकर मार्च या जनवरी फरवरी 2022 में ही आएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्स फिर इसके कब होंगे। तो जैसे कि बताया गया कि सीईटी लागू हो जाएगा मार्च में, तो हो सकता है मार्च में ही, नहीं तो अप्रैल में कभी भी अपना एग्जाम करा सकते हैं। लेकिन आपको मार्च तक मानना पड़ेगा कि सीईटी का एग्जाम मार्च तक तो नहीं होगा, उसके बाद ही हो सकता है। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिलेबस क्या होगा। अगर सिलेबस 10th लेवल 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो क्या होगा। तो देखिए जो अभी तक तो इनका कोई ना तो ऑफिशियल साइट ही अभी मतलब बनी हुई है, और ना तो किसी का एकदम रिटन में कुछ ऐसा आया है कि सिलेबस ये होगा। अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आपको कॉमन सेंस से चलना पड़ेगा अभी, क्योंकि अगर आपके पास मार्च तक का टाइम है तो आपको तैयारी अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस का यूज कीजिए कि अगर आपको अपने ऑफिस में आप एक फर्म चलाते हो और अपने ऑफिस में आपको एक कॉमन सा नॉर्मल सा एक एम्प्लॉय चाहिए, तो फिर आप
का क्या रिक्वायरमेंट रहेगा उसको लेकर, मतलब कि उसको क्या क्या आना चाहिए। तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि उसको थोड़ा सा कंप्यूटर आए, क्योंकि आज के जमाने में हर जगह कंप्यूटर का काम ही होता है, कंप्यूटर पे ही काम होता है। तो आप ये नहीं चाहोगे कि वो सिर्फ कागज में काम कर पाता हो, आप बिल्कुल चाहोगे कि वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, तो उसको कंप्यूटर आना चाहिए। सेकेंड थिंग, उसको रीजनिंग तो बहुत ही जरूरी है। रीजनिंग तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी तर्क शक्ति थोड़ी सी सही होनी चाहिए, वो थोड़ा सा तार्किक होना चाहिए। ये कुछ प्रॉब्लम आ गई तो थोड़ा सा वो अपने दिमाग का यूज कर सकता हो। तीसरी चीज, उसे इंग्लिश तो पक्का आनी चाहिए, क्योंकि आजकल सारे ही काम हर डिपार्टमेंट में इंग्लिश में होते हैं। चौथी चीज हिंदी के साथ है, हिंदी भी उसको आनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत में काम करना है तो ऑब्वियसली चाहे जितना भी काम इंग्लिश में हो जाए, कुछ ना कुछ काम राजभाषा के तहत हिंदी में करना पड़ता है, और आप बिल्कुल चाहोगे कि उसे थोड़ी सी हिंदी भी आती हो। और फिफ्थ जो चीज है वो है मैथ्स एप्टीट्यूड। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा चाहिए कि उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आते ही हो, भले ही आपको डायरेक्टली कुछ कैलकुलेशन का काम ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का काम आता ही है। ये सारे जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, या मैं ये जो बता रही हूँ कि इतना तो आना चाहिए, ये सारे एक एग्जाम के लिए ही नहीं, एक पोस्ट के लिए ही नहीं, एक नॉर्मल बंदे को भी ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये एक नॉर्मल नागरिक को जो कि 12th पास है, 10th पास है, ग्रेजुएशन पास है, उसको इतनी जो चीजें हैं वो तो बिल्कुल आनी चाहिए। और इसका 6th जो पार्ट है वो है जीके या करंट अफेयर। तो ये भी बिल्कुल ही नॉर्मल है, एक पढ़े लिखे इंसान को अपने आसपास क्या हो रहा है, हमारी हिस्ट्री कैसी थी, ज्योग्राफी कैसी थी, मोटा मोटा अंदाजा उसको होना चाहिए। तो ये 6 मैं कहूंगी कि सब्जेक्ट्स हैं जिसपे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा आपको इसमें टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जो 12th लेवल है वो 12th लेवल का ही एग्जाम आएगा, और 12th लेवल पे ही उसका पेपर होगा। तो ज्यादा आप टेंस्ड मत होइए। जैसे आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं आज तक, वैसे ही इसमें मैथ्स भी इंक्लूड कर लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मैथ्स बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के लिए भी। इसमें आप थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा कंप्यूटर भी यूज कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के भी मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे ही जाते हैं जीएस में, और हिंदी के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हालांकि सिलेबस अभी डिफाइंड नहीं है, आई रिपीट माई सेल्फ, क्योंकि अभी तक कुछ भी मतलब लिखित में या फिर ऐसा नहीं आया है। लेकिन अगर आप अपना कॉमन सेंस से आज से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ भी सिलेबस हो, कभी भी नोटिफिकेशन आए, अगर आपको ये भी बता दिया जाए कि 1 महीने के अंदर एग्जाम होने वाला है और आपका सिलेबस ये होने वाला है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरे लोग अगर सिलेबस आने का वेट करेंगे या फिर अजम्पशन लगाएंगे कि नहीं हिंदी तो नहीं आएगी, नहीं इंग्लिश तो नहीं आएगा, नहीं मैथ्स तो नहीं आएगा, तो फिर वो बच जाएंगे बीच में। और अगर अचानक से आपको पता चला कि नहीं मैथ्स भी आने वाला है, इंग्लिश भी आने वाली है, हिंदी भी आने वाली है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप 6 मंथ्स के बाद ही ये एग्जाम दोबारा दे पाएंगे, तो आपका मेंटल जो प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। इसके बाद लास्ट चीज जो बचती है वो है नॉर्मलाइजेशन की, कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक सीधी सी बात आप समझिए कि जब कोई एग्जाम जो होना है वो एक दिन में हो रहा है, एक ही दिन में हो रहा है, एक ही शिफ्ट में हो रहा है, तो उसमें जो भी डिफिकल्टी लेवल था वो सारे ही बच्चों ने जितने भी एग्जाम दिया उन सबके लिए सेम था, क्योंकि सेम डे पे एग्जाम हुआ। अगर 6 क्वेश्चन टफ आए तो वो एक ही शिफ्ट में हुआ और 6 क्वेश्चन उसमें टफ थे। लेकिन मान लीजिए कि एक पेपर है वो 2 शिफ्ट में हो रहा है, या फिर कई दिन में हो रहा है, 4-5 दिन में हो रहा है, और 7-8 उसके शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है कि एक किसी शिफ्ट में बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गए थे, दूसरे किसी शिफ्ट में कुछ कठिन क्वेश्चन आ गए थे, तीसरे किसी शिफ्ट में बहुत ही कठिन क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि अलग अलग लोग पेपर बनाते हैं और जो पेपर बनाता है उसे नहीं पता चलता है कि वो टफ क्वेश्चन डाल रहा है या नॉर्मल क्वेश्चन डाल रहा है। वो जब जो कैंडिडेट्स है उनके सामने दिया जाता है तब पता चलता है कि अच्छा ये टफ वाला था या फिर ये आसान वाला था। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो नॉर्मल जिसमें डिफिकल्टी नहीं थी उस शिफ्ट में जिसने एग्जाम दिया वो तो पास हो जाएगा, लेकिन जिसके शिफ्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी, जिसके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, तो फिर उसके साथ तो ये हो गया, मतलब
मतलब इसके साथ प्रॉब्लम हो गई कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, वो भी सेम लेवल का था, लेकिन आपने कठिन क्वेश्चन दे दिए थे इसलिए वो नहीं कर पाया। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक एग्जाम होना है, एक टेस्ट होना है, तो इसके लिए काफी ज्यादा शिफ्ट में कराया जाएगा ये पेपर, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आप सब कुछ अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कुछ भी ऐसा होगा जो क्लियर नहीं हो पाया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए सीईटी की तरह से, और इसमें मैथ्स, हिंदी सब कुछ इंक्लूड कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़िए, 12th लेवल का ही पढ़िए, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो एग्जाम होता है, कुछ भी चेंज अगर होता है, उसका जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो काफी ईजी होता है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, अगर आप फर्स्ट एग्जाम में उसको पास कर जाते हैं, फर्स्ट वाले में, तो फिर आपका आसान हो जाएगा। 3 साल के लिए आपका ये वैलिड हो जाएगा। 3 साल के लिए फिर आप उस लेवल का कोई भी एग्जाम, उसके मेंस में आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर इस बार आपका नहीं हुआ तो हो सकता है नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा टफ कर दिया जाए, उसके नेक्स्ट वाले में थोड़ा और टफ हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए और बस तैयारी करिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जरूर आंसर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।